हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीएसई टर्म 1 अब बहुत नजदीक आ चुका है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करें सीबीएसई टर्म 1 में, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। हर बार जो हमारे पास में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न होता है। इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप है। अब टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर हो जाए। तो देखो, स्कोर अच्छा करना है तो हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न हो चुका है। दैट मीन्स हमें अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और कोई उपाय नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लो, कुछ भी बेकार क्वालिटी के क्वेश्चन उठा के कर रहे हो, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि उससे बेकार क्वालिटी के या फिर जो अनऑथोराइज्ड सोर्स से अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें गलत सलत आंसर दे रखे होंगे, है ना। वो एक प्रॉब्लम है, फिर गलत सलत आंसर तुम्हें याद रह जाएंगे। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमको कोई क्वेश्चन और आंसर उसमें से रटना है, ऐसा नहीं है। तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उस पर हमें फोकस करना है। तो क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं और अच्छे सोर्स से करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग जो क्वालिटी क्वेश्चंस है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स उसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो समझो कि उस क्वेश्चन से 10 अलग अलग तरह से क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से मैच करते हुए क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारा फोकस रहेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन यहां पर कवर कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग वहां पे 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, है ना। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उठा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर से पहले तो हम लोग 15 क्वालिटी क्वेश्चन लेंगे, है ना। 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसकी जो डिफिकल्टी रेटिंग होगी वो डिफिकल्टी रेटिंग फ्रॉम इजी से हम लोग बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे करके उसको हम लोग इजी से मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, मॉडरेट से फिर हम लोग टफ लेवल पे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हम लोग 15 क्वालिटी क्वेश्चंस हर चैप्टर से, है ना। टर्म 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में, हर चैप्टर से हम लोग 15 क्वालिटी क्वेश्चन इसमें लेने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन रहेगा और इससे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इज। तो किस तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल से, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं और ओमेगा बेसिकली मेरे पास में क्या होता है, ओमेगा हमें पता है 2 पाई एफ हो जाता है, 2 पाई एफ इंटू एल। एल इज व्हाट, इंडक्टेंस, है ना। तो दिस इज बेसिकली माई इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो ये एक्सेल है, एक्सेल को ही हम लोग, एक्सेल इज बेसिकली माई इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। चीजों को समझते जाओ, एकदम हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन से ले रहे हैं और हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, है ना। 2 पाई एफ एल। अब देखो यहां पे हम लोग को किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, इसके बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो अगर हम लोग एक इंडक्टर की फिक्स वैल्यू मानते हैं, है ना, इंडक्टर की हम लोग फिक्स वैल्यू रखते हैं, तो 2 पाई भी एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, सम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एल को हम लोग सम कांस्टेंट बोल रहे हैं, है ना। के इज 2 पाई एल, 2 पाई एल इज माई सम कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सेल इज के टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह का ग्राफ मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, एक्सेल को अगर हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करें तो वाई इज सम कांस्टेंट के इंटू जो फ्रीक्वेंसी, इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट करें तो ये हमारे पास में y इक्वल्स टू के एक्स, इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमें पता है कि y इक्वल्स टू के एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये किस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें एक्स एक्सिस में हमने क्या बना रखा है, देखो एक्स एक्सिस में हमने बना रखा है फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सेल को हमने y एक्सिस में, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें प्लॉट देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं, जो करेक्ट आंसर वुड बी बी, एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ सोलेनॉइड इज लिट बाय ए एसी सोर्स। तो यहाँ क्या सिचुएशन है, एक बल्ब है, इस तरह का एक बल्ब हम लोग बना देते हैं ना, इस तरह से बल्ब मान लो जल रहा होगा और दिस इज कनेक्टेड विथ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम लोग इस तरह से एक
इंडक्टर की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंडक्टर कॉइल की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है सीरीज में विथ अ सोलेनॉइड, है ना, और इसको लीड किया गया है एक एसी सोर्स से। कैसे किया गया है? एक एसी सोर्स। तो इस तरह से हम लोग एक एसी सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वीएस ऐसा बोल दो। जो एसी सोर्स है दैट इज माई वीएस, और ये बल्ब है, इसको एक सोलेनॉइड के साथ इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इफ अ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड, इस जो सोलेनॉइड है, ये मेरे पास में सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में बोल रहा है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर। तो पता है हमें कि सॉफ्ट आयरन कोर से क्या होगा? सॉफ्ट आयरन कोर की क्या खासियत होती है? सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया तो क्या होगा? देखो, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर को हमें बताया, और इसके अंदर हमने इसके अंदर मटेरियल डाल दिया। कौन सा? सॉफ्ट, एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर इस तरह से हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह से डाल दिया। अब ये क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर की जो परमिएबिलिटी होती है, म्यू, जो परमिएबिलिटी होती है सॉफ्ट आयरन कोर की, वो हाई होती है, म्यू होती है हाई। अब ये क्या करेगा? हाई म्यू क्या करेगा? हाई म्यू हमें पता है कि जो इंडक्टेंस होती है ना, इंडक्टेंस, किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस इस पे डिपेंड करती है कि कॉइल के अंदर का मटेरियल क्या है, उसकी परमिएबिलिटी क्या है। अगर परमिएबिलिटी हाई होती है तो इंडक्टेंस हाई हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस होती है ना, एल, किसी भी कॉइल की, किसी भी सोलेनॉइड कॉइल की या किसी भी कॉइल की हम लोग बात करें, तो इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, है ना। तो परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर इंडक्टेंस है, तो अगर हम लोग उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, दैट मींस हम लोग एक हाई परमिएबिलिटी का मटेरियल डाल दिया, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस कॉइल की, ये जो हमने अपना सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड कॉइल की इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है अगर इसके अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। ओके, अब इससे क्या होगा? तो हमें पता है कि जो इसकी एक्सेल है, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग बोलते हैं, एक्सेल इज व्हाट? एक्सेल इज बेसिकली ओमेगा इंटू एल। अगर हमने इसका एल बढ़ा दिया, दैट मीन्स हमने इसका रिएक्टेंस बढ़ा दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने इसका बढ़ा दिया। अब क्या होगा? तो अभी क्या होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हमने बढ़ा दिया, तो जो हमारा देखो, ये जो सोलेनॉइड के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, सोलेनॉइड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेकेंड, इसको हम लोग यहां से अगर रिमूव करें, तो सोलेनॉइड के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको हम लोग बोल देंगे, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है, जो वीएस में ड्रॉप है, दैट इज सपोज इसके अक्रॉस वी सोलेनॉइड या वी इंडक्टर ऐसा लिख देते हैं, है ना। सोलेनॉइड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसको हम लोग वीएल से अगर रिप्रेजेंट करें, और बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसको हम लोग वी बल्ब लिख देते हैं ना। तो हमें पता है कि वी बल्ब और वी बल्ब और वी एल के अक्रॉस जो ड्रॉप है ना, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो वो किसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू वीएस। और ये हम लोग कैसे करेंगे? फेजर यूज करते हुए। लेकिन अभी हमको यहां पर फेजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस यहां पर देखना है कि अभी जैसे ही हमने सॉफ्ट आयरन कोर डाला, एल की वैल्यू बढ़ गई। एल की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो ड्रॉप अक्रॉस सोलेनॉइड बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं? आई आर, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई कहीं पे, कोई एक ऐसा सर्किट है, सपोज एक ऐसी सर्किट है हमारे पास में, 2 रेजिस्टेंस है ना, और ये एक सपोज डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, सपोज, है ना, वीडीसी सोर्स से कनेक्टेड है, ये R1 है और ये R2 है ना। तो ड्रॉप अक्रॉस R1 कुछ होगा और ड्रॉप अक्रॉस R2 कुछ ड्रॉप होगा, VR1 होगा और VR2 होगा। अगर हमने R2 को इंक्रीज कर दिया तो VR2 बढ़ जाएगा, R2 को इंक्रीज करने पे VR2 बढ़ जाएगा और VR1 कम हो जाएगा। तो सेम यहां पर एसी में भी कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा, बट यहां पे चीजें फेजर के साथ जुड़ेगी, फेजर के साथ जुड़ेगी या घटेगी, है ना। तो वेक्टोरियली हो जाएगा, वेक्टोरियली हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो VB और VL, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उसको हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, फेजर के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। बट इतना बात तो पक्का है कि अगर VL, अगर हमने L बढ़ा दिया, इंडक्टेंस बढ़ा दिया, तो वोल्टेज अक्रॉस सोलेनॉइड बढ़ जाएगा। और वोल्टेज अक्रॉस सोलेनॉइड बढ़ा, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस बल्ब कम हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब अगर कम हो गया तो हमें यहां से बात सीधी तरीके से समझ में आ जाती है कि वो बल्ब डिम हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द बल्ब विल ग्लो डिमर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है
इफ एन LCR सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, एक LCR सीरीज सर्किट को एक हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये हम लोग हमने बना दिया L, ये बना दिया C और ये हमने बना दिया R। LCR सीरीज सर्किट है हमारे पास में, इसको हमने क्या कर दिया, एक AC सोर्स से इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। AC सोर्सेज का सपोज वोल्टेज इज V और ये हमारे पास में क्या है, दिस इज L, दिस इज C एंड दिस इज R। देन एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस, तो यहां पर पूछा गया है कि रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस पे क्या कंडीशन लग रही है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम लोग बोले कि वोल्टेज अक्रॉस L को हम लोग अगर बोल देते हैं, सपोज वोल्टेज अक्रॉस L को हम लोग बोल दिया इधर से VL, है ना। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को सपोज हम लोग बोल देते हैं दिस इज VC एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं VR, है ना। इस तरह से वोल्टेज का ड्रॉप हम लोग देख सकते हैं। इसको अच्छे से 1 मिनट बना देते हैं हम लोग। ये हमारे पास में VC है, ओके। सो दिस इज प्लस माइनस और यहां पर VC है, तो VL, VC और VR इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आती है। अब अगर हम लोग बोले कि जो इंडक्टर है, जो L है, इंडक्टर है, उसका जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज XL, है ना। कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दैट इज XC, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग ऐसा लिख देते हैं ना, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। ये बेसिक सी बातें हमें पता है। XC इज 1/ωc, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ना, दैट इज बेसिकली हो जाता है इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और फेजर के टर्म्स में देखा जाए तो ये माइनस टाइम्स हो जाता है, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के फेज में रहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। ये क्यों, मैं फेजर से भी समझाता हूं। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होता है, ये फेजर में हम लोग बोलेंगे क्योंकि आउट ऑफ फेज रहते हैं, है ना। 180 डिग्री फेज डिफरेंस इनका रहता है। तो क्या होता है कि जो VL और VC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस कंडीशन में हमारे पास एक जो कंडीशन बनती है कि XL बराबर XC, ये कंडीशन हमारे रेजोनेंस कंडीशन में बनती है। रेजोनेंस में ये तो सारी चीजें हमें पता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। XL को हम लोग लिखेंगे ओमेगा L और XC को हम लोग लिखते हैं 1/ωc, और यहां से जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें हमें पता होती हैं, ओके। अब अगर जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, ये एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो सारा का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहां पे जाएगा, वो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस के अक्रॉस सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जाएगा। तो जो यहां पर से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज R इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस R इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि आउट ऑफ फेज है। इसको मैं फेजर में भी रिप्रेजेंट करके एक बार दिखाता हूं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। इसी चीज को हम लोग फेजर से अगर देखें तो सपोज हम लोग बोलेंगे कि इसके थ्रू जो करंट है, एक मिनट, इसके थ्रू जो करंट है, सपोज हमने मान लिया I, ये वोल्टेज जो AC सोर्स की जो वोल्टेज है दैट इज V और उसके थ्रू करंट इज I, है ना। तो इसको अगर हम लोग फेजर में रिप्रेजेंट करें, एक चीज मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। अगर हम लोग इसको फेजर में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग एक जो रेफरेंस फेजर हम लोग यहां पे क्या लेंगे, हम लोग एक रेफरेंस फेजर लेते हैं करंट को हमने रेफरेंस फेजर लिया, क्योंकि सेम करंट, मैं फेजर भी थोड़ा बनाना सिखा दे रहा हूं, क्योंकि सेम करंट L के थ्रू भी जा रही है, C के थ्रू भी जा रही है और R के थ्रू भी। तो हमने एक रेफरेंस फेजर ले लिया, करंट का जो फेजर है उसको हमने सपोज रेफरेंस फेजर ले लिया, है ना। करंट सब जगह सेम है, करंट अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सबसे पहले हम लोग VL को रिप्रेजेंट करते हैं। तो VL हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VL हमें पता है कि VL इज बेसिकली क्या हो जाएगा, I इंटू XL, है ना, I इंटू XL। अब जो इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज है, इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो लीड करती है, करंट लैग करती है। इंडक्टर में करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री से। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग इस तरह से लीडिंग, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीडिंग दैट इज VL दैट इज इक्वल टू I इंटू XL, है ना। लीडिंग हम लोग इसको 90 डिग्री, यहां से करंट से 90 डिग्री लीड बना देंगे, है ना। करंट तो सबके लिए सेम है। अब कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करती है वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज लैग करेगा करंट को। तो वोल्टेज फॉर कैपेसिटेंस को हम लोग नीचे शो करेंगे, जो कि करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, फेजर में I इंटू XC,
ओके, अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो फेज में होगा करंट के, है ना, तो इसको हम लोग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का फेजर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो गया तो आई एक्सएल आई एक्सी के बराबर हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, तो अगर हम लोग इसको वेक्टोरियली जीरो करें तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जो मेरे पास में जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सिर्फ यहां पे पिक्चर में आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिंपली वी, जो कि हमारे पास में सोर्स एसी सोर्स का वोल्टेज है। तो इस तरह से हम लोग इसका फेजर के थ्रू भी एनालिसिस करके यहां पे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ऐसे सबको पता होता है कि रेजोनेंस कंडीशन में सारी की सारी जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाती है, एक सीरीज आरएलसी रेजोनेंस की अगर हम लोग बात करें। यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे जो पावर की बात हो रही है दैट इज एसी पावर। तो हमें पता है कि जो पावर डेसिपेशन है ना, दैट इज पावर डेसिपेशन इज अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली। जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। वो पावर जो होता है वो एक साइकिल में वो पावर सोर्स को दे देता है। कैपेसिटिव अगर प्योर कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटर एक साइकिल में पावर सोर्स से लेता है और उसी दूसरे साइकिल में वो पावर सोर्स से वापस ले लेता है, एक साइकिल में दे देता है ना। तो नेट जो पावर डेसिपेशन है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो होता है। उसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस भी नेट पावर डेसिपेशन इज जीरो, है ना, एवरेज अगर हम लोग पावर की बात करें। बट जो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो पावर डेसिपेशन की हम लोग बेसिकली बात करते हैं वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डेसिपेशन की बात करते हैं, है ना। तो इसी तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अगर वी आई के टर्म्स में लिखना चाहे तो वी आई कॉस फाई, जो हम लोग एसी में जो पावर डेसिपेशन डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज वी आई इंटू कॉस फाई। हमें पता है कि वी क्या है, आई क्या है, कॉस फाई क्या है ना, सब कुछ पता है हमें। ओके, तो ये पावर डेसिपेशन है। तो अगर हम लोग बोले कि किसमें मैक्सिमम पावर डेसिपेट हो रहा है एबीसीडी में, तो ए ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, प्योर कैपेसिटिव। प्योर कैपेसिटिव में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, है ना। प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करेगा वोल्टेज को, और पाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस फाई की वैल्यू, यहां से कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा और पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। हम लोग यहां से भी देख सकते हैं कि एक प्योर कैपेसिटर हमने लगाया है, तो जो पावर डेसिपेशन है दैट इज 0, है ना। पावर डेसिपेशन सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 क्योंकि करंट लैग करेगी वोल्टेज को, तो फाई नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं अगेन कॉस फाई दैट इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज 0, और पावर अगेन इज वी आई कॉस फाई हम लोग लिखेंगे, तो वी आई इंटू 0 इज 0। सी पार्ट की बात करें प्योर रेजिस्टिव, हाँ यहां पे सारा का सारा पावर डिसिपेशन होगा मैक्सिमम। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाई की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई तो कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, और पावर की वैल्यू हो जाएगी v इंटू आई, जो कि मैक्सिमम पावर होगा, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर हमारे पास में निकल के आता है दैट इज सी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, एक फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज का एसी सर्किट हमें दिया हुआ है, उसमें आरएमएस करंट की बात की गई है, आई आरएमएस दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इस तरह का सिचुएशन हमें दिया गया है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज व्हाट, है ना। t इक्वल्स टू 1/300 सेकेंड के बाद, इतने सेकंड के बाद इस टाइम पे, और ये टाइम कैसा बताया जा रहा है, ये टाइम तब बताया जा रहा है जब करंट की वैल्यू 0 है, उसके बाद की वैल्यू बोली जा रही है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर द वैल्यू बिकम 0, जब वैल्यू 0 हो जाए उसके बाद, इतने सेकंड के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे जो करंट पूछा जा रहा है ना, ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट पूछा जा रहा है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आरएमएस नहीं, आरएमएस तो पूरे का पूरा एक जो साइकिल है उसका हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, है ना। एक पीरियड जो एक साइनसॉइडल हमारे पास में करंट है, तो साइनसॉइडल करंट में एक पीरियड में हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू तो 0 होती है ना। तो वो जो साइनसॉइडल फंक्शन है उसमें इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम पे बोल दिया, दैट मींस इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे करंट की क्या वैल्यू है, ये हमसे पूछी जा रही है।
है ना। तो आई बेसिकली हमें इंस्टेंटेनियस करंट पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहां से ये चीज हमें इन्फर होना चाहिए। अब जो यहां पे बोला गया है कि वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर इट वैल्यू बिकम्स जीरो, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं। हमें पता है कि एक साइनसॉइडल इस तरह का हमें फंक्शन देखने को मिलेगा, करंट का जो साइनसॉइडल फंक्शन इस तरह का हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पे ये 0 से इस तरह से क्रॉस हो रहा है ना। t इक्वल्स टू 0 पे इस तरह से ये क्रॉस हो रहा है, तो करंट को हम लोग बेसिकली लिख पाएंगे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक बार हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आई नॉट क्या है। तो आई नॉट बेसिकली इसकी जो है दैट इज पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू है दैट इज आई नॉट, है ना। जो यहां पर जो टॉप में जो पीक वैल्यू है दैट दिस इज बेसिकली आई नॉट, और आरएमएस वैल्यू हमें दी हुआ है, उससे हम लोग पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, आरएमएस इज व्हाट, आई नॉट बाई रूट टू, आई आरएमएस इज व्हाट, आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आरएमएस। तो आरएमएस आई आरएमएस हमें दिया हुआ है 5, तो रूट टू टाइम्स ऑफ 5 दैट इज 5 रूट टू हमें आई नॉट की वैल्यू यहां से दी हुई है। तो आई की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे हो जाएगी 5 रूट टू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा देखो फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, तो ओमेगा हम लोग लिखेंगे, ओमेगा मैं दूसरा पेन एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं, ओमेगा हम लोग लिखेंगे 2 पाई एफ, ये चीज हमें पता है ना। अब 2 इंटू 50 इंटू पाई, दैट मीन हम लोग कितना बोल सकते हैं इसमें, 2 इंटू 50 100 पाई, 100 पाई हम लोग बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज हमने यहां पे रख दिया, 100 पाई। तो साइन ऑफ हम लोग लिखेंगे 100 पाई इंटू टी, है ना, साइन ऑफ 100 पाई टी। अब ये वैल्यू हमें ये जो वैल्यू करंट की दी हुई है किसी टाइम पे दी हुई है ना, किसी टाइम टी पे ये करंट की वैल्यू है, और टाइम हमें दिया हुआ है 1/300 सेकेंड। पुट कर दो यहां पर 1/300, 5 रूट टू, सॉरी दिस इज 5 रूट टू, है ना, दिस इज 5 रूट टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू 1/300। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 5 रूट टू साइन ऑफ पाई बाई 3, साइन ऑफ पाई बाई 3 दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हम लोग लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री इज व्हाट, रूट 3/2, रूट 3/2। दिस इज नथिंग बट 5 इंटू रूट ऑफ 3/2 एम्पियर। तो इतना करंट हमें आंसर इसका मिल जाता है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास में दैट मीन्स बी हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें पूछा गया है टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक एलसीआर सीरीज सर्किट बना लेते हैं, है ना। तो एल है हमारे पास में, इसके बाद सी है और एक आर है। तो इस तरह से एलसीआर सीरीज सर्किट है, और ये कनेक्टेड है विथ अ जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर बेसिकली क्या करेगा, एसी सर्किट, एसी सोर्स होगा, जनरेटर इज नथिंग बट एन एसी सोर्स, ठीक है। तो V इक्वल्स टू सपोज हम लोग बोल देते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी इस तरह का साइनसॉइडल ये वोल्टेज जनरेट करेगा। एक जनरेटर है तो साइनसॉइडल वोल्टेज जनरेट करेगा, और उसकी जो वोल्टेज कुछ V नॉट हो जाएगी, पीक वोल्टेज होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो ओमेगा है दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर, है ना। दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर। और हमने देखा था ये हम लोग जब जनरेटर पढ़ रहे थे तो हम लोग किस तरह से जिस ओमेगा से हम लोग घुमाते हैं उस पे ये ओमेगा जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है ना। तो ये सारी बातें हो गई। तो ये बेसिकली जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज जहां पर जो एसी वोल्टेज है वो बेसिकली जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो एसी जनरेटर से हम लोग इस तरह का वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, और इसको कनेक्ट किया गया है मेरे पास में एक एलसीआर सीरीज सर्किट, इस तरह से हमें दिया हुआ है एलसीआर सीरीज सर्किट, है ना। अब इसमें बोला गया है हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है। तो हमें पता है कि एलसीआर सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1/√LC। ये हमने बहुत बार देख रखा है ना। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग लिख देता हूं मैं यहां का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसको मुझे रिड्यूस करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है, दैट मीन्स मुझे अगर यहां से देखा जाए तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, एल पे और सी पे। तो एल को इंक्रीज किया और सी को इंक्रीज किया तो मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। एल को इंक्रीज किया, सी को इंक्रीज किया, इन दोनों में से किसी को भी इंक्रीज किया या दोनों को इंक्रीज किया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें ये ऑप्शन देखना है कि किसमें ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहले में देखो जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी पे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं कर रही है,
तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। तो यहां पर बोल रहा है कि एक दूसरा कैपेसिटर यहां से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर कुछ कनेक्ट कर दिया, सपोज सी डैश कनेक्ट कर दिया, सी डैश। अब इस तरह से कनेक्ट करने पे देखो क्या होगा, सी और सी डैश दोनों पैरेलल में है ना। सी और सी डैश अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्टली कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो सी प्लस सी डैश जो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी वो सी इफेक्टिव हम लोग बोल देंगे अब सर्किट पे, सी इक्विवेलेंट बोल दे, सी प्लस सी डैश हो जाएगी। मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू सी से इंक्रीज कर गई, क्योंकि सी इक्विवेलेंट इज बेसिकली ग्रेटर देन सी ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो देखो यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन तो यहां से करेक्ट है ना, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी वो कंडीशन यहां से सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये ऑप्शन सही है। अब इसको हम लोग यहां से इरेज करते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड। देखो जो इंडक्टर है, इंडक्टर से अगर आयरन को रिमूव कर लिया तो उसकी परमिएबिलिटी, इंडक्टर में जो मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। आयरन कोर हटा दिया, अब उसमें एयर बचा तो एयर की परमिएबिलिटी तो कम होगी। आयरन कोर से परमिएबिलिटी कम हो गई मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू, जो इंडक्टेंस एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो एल की वैल्यू हमें क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी, यहां पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दिस इज नॉट एन आंसर, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है डी पार्ट में, डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। कैपेसिटर से डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर लेंगे तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसको हमने डाल के रखा था, अब उसको अगर हमने निकाल दिया, वो अगर हमने निकाल दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यहां से हम लोग देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन है बेसिकली क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो जहां पे ट्यूनिंग की बात होगी, तो जहां पर बेटर ट्यूनिंग की बात होती है ना, वहां पे हमें पता होना चाहिए कि जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी बेटर ट्यूनिंग होगी। और कम्युनिकेशन में हमारे पास कम्युनिकेशन जो भी हमारे पास सर्किट्स होती है उसमें जो क्वालिटी फैक्टर है वो हमें एज हाई एज पॉसिबल, जितना क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उतना बेटर कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्वालिटी फैक्टर हमें हाई रखना है। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हमने ये चीज डिराइव भी कर रखा है थ्योरी में। अगर ये सारी चीजें अगर तुम्हें नहीं आ रही है, कोई क्वालिटी फैक्टर और ये सब, ये सारी चीजें थ्योरी में दे रखी है। और ये जो सारा जो चैप्टर्स है, जो भी टर्म 1 से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे वन शॉट में मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर में कंप्लीट कर रखा है। वन शॉट में सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, तो वहां से थ्योरी रेफर कर सकते हो। तो क्वालिटी फैक्टर की अगर बात की जाए तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर मुझे इंप्रूव करनी है ना, इसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्यू वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हमें क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, आर मेरा अगर क्यू वैल्यू अच्छी होनी है, ज्यादा होनी है, तो आर कम होना पड़ेगा, क्योंकि आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर जितना कम होगा क्यू उतनी हाई होगी। एल मेरा जितना हाई होगा उतना अच्छा है ना। सी वैल्यू मेरी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये चीज जहां पर क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है ये जहां भी मीट कर रहा है तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए हमारे पास में बेटर ट्यूनिंग हो रही है। तो अब हम लोग इसमें एक एक करके चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। आर कम से कम, तो सारे ऑप्शन में चेक करो, एबीसीडी में सबसे कम आर देखो आर इक्वल टू 15 ओम हमें मिल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारे पास में प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है ना। अब हमें एल को एज हाई एज पॉसिबल, तो देखो एबीसीडी में सबसे हाई एल कहां पे दिया हुआ है, सबसे हाई एल सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है ना। तो ये भी चलो सी ऑप्शन को मैच कर रहा है। अब हमारे पास में कैपेसिटर एज लो एज पॉसिबल हमें चाहिए, तो कैपेसिटर सबसे लो देखो एबीसीडी में सबसे लो सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल यहां पर डायरेक्टली कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां पे तो डायरेक्टली सब कुछ मैच कर गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आरएलसी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ सकता है। यहां तो इस इजीली हम लोग सॉल्व करें, अदरवाइज हमें आरएलसी की अलग अलग कॉम्बिनेशन को पुट करके देखना पड़ेगा कि कहां पे क्वालिटी फैक्टर जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रही है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए। यहां तो हमें डायरेक्टली सारे का सारा जो आइडियल कंडीशन है वो एक साथ सारा का सारा सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आइडियल कंडीशन हो गई। यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें दिख रहा है कि कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि सबसे
जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन में है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वो सी ऑप्शन में है और सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस वो सी ऑप्शन में है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सी इज करेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है ना, इस फॉर्मूले में हमें आरएलसी का कॉम्बिनेशन पुट करके देखना पड़ता कि किस वैल्यू किस कॉम्बिनेशन के लिए जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज जो क्वालिटी फैक्टर हमें मिल रहा है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम, मतलब एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसका रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज 1 ओम। तो एक्सेल हमें डायरेक्टली दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, तो रेजिस्टर की वैल्यू हमें दी हुई है 2 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट एसी सोर्स। तो इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, एक इंडक्टर दिया हुआ है और एक रेजिस्टर दिया हुआ है इस तरह से, जिसको कनेक्ट किया हुआ है एक 6 वोल्ट एसी सोर्स से, है ना, 6 वोल्ट एसी सोर्स से, और इसकी एक्सेल की वैल्यू दी हुई है हमें और आर की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। एक्सेल और आर की वैल्यू इस तरह से हमें दी हुई है यहाँ पे। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो पावर डिसिपेटेड तुम बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। जो भी पावर डिसिपेट होगा इतनी बात समझ में आनी चाहिए वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो अगर तुम एक काम कर सकते हो कि आई निकाल दो यहां से, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप है दैट इज जीरो, है ना। इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप है दैट इज जीरो, क्योंकि इंडक्टर में एक साइकिल में पावर वो सोर्स से लेगा और दूसरे साइकिल में सोर्स को वापस दे देगा, है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पावर ड्रॉप है, जो भी पावर डिसिपेशन है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो अगर हमने यहां दिख रहा है कि एक करंट इस तरह से जा रही है तो आई स्क्वायर आर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। इस सर्किट में पावर डिसिपेट हो रहा है दैट इज आई स्क्वायर आर, और हम लोग ये चीज बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। दिस आई स्क्वायर आर दैट इज ओनली इक्वल टू वी आई कॉस फाई, जो हम लोग बोलते हैं ना पावर डिसिपेशन, वी आई कॉस फाई। तो दिस इज आर कॉस, दिस इज आई स्क्वायर आर ओनली, दिस इज आई स्क्वायर आर, है ना। दिस इज वी आई कॉस फाई इज आर आई स्क्वायर आर ओनली। तो ये चीज हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। वी पता है, आई निकाल सकते हैं हम लोग सर्किट में। आई कैसे निकालेंगे? आई निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इज वी बाई जेड। इस तरह से हम लोग लिखेंगे आई। जो डीसी सर्किट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इज वी बाई आर। एसी सर्किट में जो करंट है दैट इज वी बाई जेड, और जेड यहां पर देख सकते हैं हम लोग, जेड इज नथिंग बट रूट ओवर, हम लोग जेड क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर सीरीज आरएलसी सर्किट में। अभी एक्सी यहाँ पे क्या है, एक्सी जीरो है, एक्सी इज जीरो हियर, तो दिस इज नथिंग बट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। और एक्सएल हमें दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो एक्सएल की वैल्यू, आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस एक्सएल स्क्वायर इज 1, दैट इज जेड की वैल्यू √5 आ गई। तो कोई करंट हम लोग निकालना चाहते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई जेड, दैट इज 6 वोल्ट हमें दिया हुआ है वोल्टेज, तो 6 बाई √5, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो अब यहां से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, cos फाई वॉस फाई निकालने के चक्कर में क्यों फंसे, सब कुछ निकाल सकते हैं। V निकल चुका है, V मेरे पास में 6 दिया हुआ है ना, करंट मेरे पास में 6 बाई √5 दिया हुआ है। cos फाई भी निकाल सकते हो, निकालना चाहते हो cos फाई निकाल के पुट कर लो वो इंपेडेंस डायग्राम से, अदरवाइज आई स्क्वायर आर करो ना सीधा सीधा। तो आई स्क्वायर आर जो पावर डेसिपेटेड मैं यहां लिख देता हूं, पावर डेसिपेटेड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू की स्क्वायर कर दें, 36, 6 इज 36 डिवाइडेड बाई 5, आई स्क्वायर हो गया इंटू आर, आर इज बेसिकली यहां से 2 ओम हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज नथिंग बट 72/5 दैट इज इक्वल टू 14.4 वाट। तो इतनी पावर डेसिपेशन आ गई, ठीक है। सर्किट में जो सारी की सारी जो पावर डेसिपेशन है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर डेसिपेट होगी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि C इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज VI cos फाई से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस तरह का कुछ होगा, ओके, और इसका जो आउटपुट है दैट इज 24 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो AC है ना, ये एक बार ऊपर ये टर्मिनल ए बी इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको एक बार नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से बना दिया। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट इज 24 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज लेवल मिल रहा है दैट इज 24 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक AB के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दैट इज 24 वोल्ट। अब यहाँ पे 24 वोल्ट बोला गया है तो ये क्या है, दिस इज RMS वोल्टेज, है ना। ये एक RMS वोल्टेज हमको मिल रहा है। कहीं पे भी AC में अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो तो हमें वो क्वांटिटी को RMS क्वांटिटी लेके चलना है ना। अगर पीक वोल्टेज है तो स्पेसिफिकली वो स्पेसिफाई करेगा कि दिस इज पीक वोल्टेज, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया 24 वोल्ट, तो हमें इसको RMS
कंसिडर करके चलना है। तो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो एक साइनोसॉइडल वोल्टेज आएगा, वो एक एसी वोल्टेज आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हमको देता है वो एसी वोल्टेज, एसी टू एसी कन्वर्टर है। एसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करता है, या तो स्टेप डाउन करेगा या स्टेप अप करेगा। तो इस केस में इसने स्टेप डाउन किया हुआ है। तो यहां तक की बात यह है 24 वोल्ट। अब यहां पे क्या बोला गया है, व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वॉट लाइट बल्ब। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक 12 वॉट का लाइट बल्ब यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक लाइट बल्ब इस तरह से इसको 12 वॉट का लाइट बल्ब यहां से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब पूछा गया है वैल्यू ऑफ पीक करंट कितनी होगी। यहां पे कुछ करंट फ्लो होगी, तो वैल्यू ऑफ पीक करंट क्या होगी। तो ये बेसिकली जो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। बस ट्रांसफार्मर के थ्रू ये बताना चाहा है कि ये एक एसी वोल्टेज है। यहां पे जो बोलना चाहा है कि जो 24 वोल्ट है उसे हमें एसी वोल्टेज कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक एसी डिवाइस है। जो आउटपुट वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर का वो भी एक एसी वोल्टेज होगा। तो हम लोग सिंपली इसको ऐसा रिड्यूस कर देते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास में एक एसी सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है जो कि 24 वोल्ट है, दैट इज आरएमएस वोल्टेज। और इसके थ्रू हमने क्या किया हुआ है, इसके थ्रू हमने एक बल्ब इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और बल्ब है दैट इज 12 वॉट का बल्ब है। अब देखो तुम्हारे लेवल पे अगर कभी भी बोला ना जाए तो बल्ब को तुम्हें एक रेजिस्टिव डिवाइस कंसिडर करके चलना है ना। वो एक रेजिस्टिव डिवाइस है आर। तो 12 वॉट इस तरह से बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, और यहां पर एक 24 वोल्ट का इस तरह से सप्लाई है ना। तो यहां से कुछ करंट इस तरह से फ्लो होगा। अब इस करंट की हमें पीक वैल्यू बतानी है ना। तो करंट हमें ये पावर से पता है कि पावर अगर हम लोग देखें तो पावर इज व्हाट V इंटू आई, और क्योंकि cos फाई यहां पर हम लोग प्योरली रेजिस्टिव कंसिडर कर रहे हैं बल्ब को, तो VI cos फाई, तो cos 0 हो जाएगा। cos जो रेजिस्टिव सर्किट के लिए cos फाई इज 1, तो VI cos फाई, तो दैट इज VI इंटू 1, है ना। cos 0 इज 1, तो V पावर इक्वल्स टू VI हम लोग यहां से बोल सकते हैं। और पावर है मेरे पास में 12 वॉट, और वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो यहां से करंट हमें निकल के आ जाएगा, करंट की वैल्यू हमारे पास 1/2 एम्पियर आ जाएगी। अब यहां से ये गलती मत करना कि दिस इज 1/2 एम्पियर। यहां पे ये जो वैल्यू है दैट इज आरएमएस वैल्यू, क्योंकि हमने जो 24 वोल्ट कंसिडर किया है, दिस 24 वोल्ट इज आरएमएस। तो यहां जो करंट आई दैट इज आरएमएस, तो पीक में कन्वर्ट करना है। तो आई पीक हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आई आरएमएस इंटू √2। हम लोग बोलते हैं ना आरएमएस वैल्यू इज आई पीक डिवाइडेड बाई √2। तो आई peak is IRMS into √2, IRMS into √2, that is 1/√2 ampere. This is the peak current value, and that is equal to 1/√2 ampere. तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है दैट इज ए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सर्किट इंक्रीजेस द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज सर्किट। तो ये चीज अगर तुमने रेजोनेंस पढ़ रखा होगा ना, तो रेजोनेंस में सीरीज आरएलसी वाला जो रेजोनेंस पढ़ रखा होगा उसमें ये कंडीशन तुम्हें दिखेगी। मैं पहले इसको एक बार बना देता हूं। अगर हम लोग एक जनरल केस लेके चले, एक जनरलाइज केस लेके चले जिसमें हमारे पास में आरएलसी सर्किट है, दिस इज आरसीएल, किसी को भी बना दो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे पास में आर है, ये सी है, आरएलसी सर्किट है इस तरह से, और इसको हमने एक एसी सोर्स से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है ना, वी, और यहाँ पे करंट है कुछ इस तरह से। तो जब रेजोनेंस वाला कंडीशन याद करो, जो रेजोनेंस वाला कंडीशन है उसमें हम लोगों ने क्या बना रखा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि इस तरह का कुछ हमें ग्राफ मिलता है, करंट वर्सेस ओमेगा का, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो करंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट या फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। और एक जगह हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है जहां पर रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और यहां पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 1/√LC, है ना। इस वैल्यू ऑफ ओमेगा से कम के लिए, इस वैल्यू ऑफ ओमेगा से कम के लिए करंट जो होती है वो कम होती है, और इससे ऊपर में भी करंट की वैल्यू कम होती है। तो करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई होती है फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास में, ये तो डी ऑप्शन तो पक्का हो गया कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन हो, तो ये चीज हमें इस तरह से अचीव हो सकती है। अब बाकी कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो देखो वहां पे हमने क्या पढ़ रखा था, वहां पे हमें ये पता है कि V इक्वल्स टू I इंटू Z, ये तो बेसिक जो इक्वेशन है हमारे पास में, जो करंट और वोल्टेज का बेसिक रिलेशन है एसी सर्किट में, V इक्वल्स टू IZ। अब यहां से I की वैल्यू हम लोग बोलेंगे V/Z, है ना, और Z की वैल्यू हम लोग लिखते हैं √ सीरीज आरएलसी में RL² प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं कि R², एक सेकेंड इसको रिलेज करते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू R² प्लस
ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग z को लिखते हैं। तो I इज बेसिकली मेरा देखें तो दिस इज v बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और यही से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग जो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, ये जो ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट किया है वो इसी इक्वेशन से हमने प्लॉट किया हुआ है। क्या होता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो ओमेगा एल जो है वो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हमने बढ़ाया, जीरो से हमने बढ़ाना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी जीरो से जैसे बढ़ाना ओमेगा एल बढ़ रहा है और 1 अपॉन ओमेगा सी कम हो रहा है ना। बट इफेक्टिवली इसका जो अगर देखा जाए इफेक्टिवली इसका जो इफेक्ट होगा वो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी नेट कम हो रहा होता है ना, नेट कम हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है जेड नेट कम हो रहा होता है और जेड नेट कम हो रहा होता है तो आई इफेक्टिवली इंक्रीज हो रही होती है। और ये कहां तक जाती है ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। यहां पे इस ओमेगा के लिए हम लोग अगर देखा जाए तो जेड की जो वैल्यू है, इस ओमेगा के लिए जेड की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाती है। उसके बाद फिर जेड की वैल्यू इंक्रीज होने शुरू होती है तो करंट घटना शुरू होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास में रिलेशन है और ये चीज हम लोग प्रूव भी करके दे सकते हैं। ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इसको अगर एक फंक्शन मान लो और इसको तुम देखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मिनिमम वैल्यू कहां पे है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी पे हमें देखने को मिलती है मिनिमम वैल्यू। उस समय जेड की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, दैट इज जेड इक्वल्स टू आर, क्योंकि ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो जाता है ना। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई होती है। तो ये जो एक रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर एक आरएलसी सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करती है। इस तरह का जो कंडीशन है कि करंट पहले इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई। अब अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस ना रहे, रेजिस्टेंस जीरो रहा है ना, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो भी हमारे पास में इसी तरह का कंडीशन आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक्सएल माइनस एक्सी का कंडीशन आएगा। अगर हम लोग आर जीरो हो तो जेड को क्या लिख सकते हैं, आर जीरो पे जेड को हम लोग लिखते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये मेरे पास में जेड हो जाए तो इस कंडीशन पे भी करंट फर्स्ट इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि वही फंक्शन आ जा रहा है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का फंक्शन आ रहा है, जो कि एक वैल्यू में जहां पर जिसकी जो वैल्यू होगी वो जेड ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जेड की वैल्यू है ना। तो वो कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई हो रहा है जहां पर हमारे पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो भी हमें करंट का ये रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओमेगा एल फ्रीक्वेंसी जीरो से इंक्रीज कर रहा है 1 अपॉन रूट एल सी तक, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की जो वैल्यू है वो कम होगी। कम होते 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 एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी पे मिनिमम होगी जेड की वैल्यू, है ना। तो ये कंडीशन यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है। इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास में हो तो भी हमें यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें एक सिंपल मेरे पास रजिस्टर और इंडक्टर हो, है ना, जो बी पार्ट में बोला गया रजिस्टर और इंडक्टर हो, उस केस में जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रजिस्टर और इंडक्टर के केस में जेड की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि एक्सी जीरो हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है इसमें जेड इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब एक्सएल जो है यहां पर हम लोग देखते हैं दिस इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज एक्सएल ओमेगा एल। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे जो जेड की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना, जेड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो v इक्वल्स टू आई इंटू जेड अगर हम लोग लिखें तो आई की जो वैल्यू है आई इक्वल्स टू वी बाई जेड, तो जैसे जैसे मेरी जेड की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जेड बढ़ रही है, तो करंट मेरी कम होती जाएगी। तो मोनोटोनसली इसमें करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक करंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, नहीं, इसमें हमेशा करंट कम होती जाएगी। उसी तरह से रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमने लिया तो हम लोग देखेंगे कि उसमें मैं कर ही देता हूं। अगर हम लोग रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखें, यहां पर मैं कर देता हूं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि v इक्वल्स टू आई जेड, तो इसमें हम लोग जेड की जो वैल्यू होगी दैट इज बेसिकली रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे हमारे पास में ओमेगा इंक्रीज होगी, ये जो ओमेगा इंक्रीज होगी तो ये जो जेड की जो वैल्यू है वो ओमेगा के इंक्रीज होने से जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओमेगा इंक्रीज होने से जेड की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो जेड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना, डिक्रीज होती जाएगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। करंट की वैल्यू तो मोनोटोनसली फ्रीक्वेंसी के साथ जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी इस केस में, है ना। तो दिस इज नॉट द केस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है।
और इसमें बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसमें बोला गया है इन एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट की बात चल रही है, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट द सर्किट। तो अभी यहां पर क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो ओमेगा इंक्रीज करने पे जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज पॉसिबल, है ना, ओमेगा इंक्रीज करने पे करंट मोनोटोनसली इंक्रीज हो रही है। तो देखो अगर हम लोग बात करें V इक्वल्स टू आई जेड, एसी सर्किट में हम लोग V इक्वल्स टू आई इंटू जेड लिख सकते हैं, है ना, और करंट हम लोग बोलेंगे V बाई जेड, करंट इज V बाई जेड। तो एक एक क्वेश्चन एक एक बिल देखते हैं। ए पार्ट में बोला गया है अगर रेजिस्टर हो R हो तो Z R हो गया, तो Z इक्वल्स टू मेरे पास में सिंपल R हो गया, R रेजिस्टिव सर्किट दिया हुआ है तो Z इक्वल्स टू R। तो जैसे जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, अगर R हम लोग बात करें तो करंट इज बेसिकली V बाई R, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाता है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे करंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज होनी चाहिए, जो कि यहां केस नहीं है। बी पार्ट में अगर हम लोग बात करें रेजिस्टर एंड इंडक्टर, तो Z की जो वैल्यू हो गई इस केस में, रेजिस्टर और इंडक्टर है मेरे पास में, तो Z की वैल्यू हो गई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, तो Z इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो Z मेरा इस केस में इंक्रीज होगा, है ना, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Z इंक्रीज होगा ओमेगा इंक्रीज करने पे, तो I इक्वल्स टू अगर हम लोग V बाई जेड देखें तो I इक्वल्स टू V बाई जेड देखें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे Z इंक्रीज हो रहा है तो I डिक्रीज हो रही है, तो I हमें बेसिकली इंक्रीज चाहिए, तो B भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। सी ऑप्शन में आ जाओ, यहां पर बोला गया है रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, तो R एंड C का कॉम्बिनेशन मेरे पास में, तो इस केस में Z देखें तो Z इज बेसिकली R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, तो Z फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो Z इस केस में क्या हो रहा है, Z डिक्रीज हो रहा है, इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे देखो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर बढ़ रहा है, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करें तो Z मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ में, तो करंट Z अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी इज करेक्ट। डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, डी में बोला गया ओनली कैपेसिटर, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, सिर्फ ओनली कैपेसिटर है तो Z इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा इंक्रीज करने पे यहां पर भी Z डिक्रीज होगा और I इफेक्टिवली इंक्रीज होगा, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि D इज ऑल्सो करेक्ट, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज C एंड D आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस एट हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, तो ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से क्या क्या करेक्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला ए ऑप्शन में बोला गया है फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लोअर करंट, क्यों ऐसा करते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि क्यों हम लोग हाई वोल्टेज पे जो पावर जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, तो फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लोअर करंट ऐसा बोला गया है। तो हमें ये चीज पता है कि पावर जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन जो हम लोग यूज करते हैं, तो अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर हम लोग क्या लिखेंगे वी आई कॉस फाई, इस तरह से हम लोग पावर लिखते हैं ना, एसी में पावर इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारे पास में वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज इंटू करंट कॉस फाई अगर हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चले तो वोल्टेज इज करंट, वोल्टेज और करंट का बेसिकली हमारे पास में रिलेशन है, ठीक है। सेम पावर अगर हमें प्रोवाइड करना है तो अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया है ना, वोल्टेज को अगर हमने बढ़ा दिया, वोल्टेज अगर इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज होना पड़ेगा अगर पावर लेवल सेम रखना है, और कॉस फाई सपोज हमने कांस्टेंट मान के रखा है ना, जो फाई है मेरे पास में पावर फैक्टर वो अगर हमने कांस्टेंट मान के रखा है, तो वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सेम पावर के लिए करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना, वोल्टेज इंक्रीज किया तो दैट मींस करंट मेरे पास में डिक्रीज हुआ। अब करंट डिक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज होने पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, और यही रीजन है कि हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम लोग जो वोल्टेज लेवल है उसको हम लोग हाई रखते हैं ताकि हमारे पास में करंट कम हो जाए, वहां पे करंट कम होने से आई स्क्वायर आर जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो जाए, आई स्क्वायर आर जो लॉस है लाइंस में वो मिनिमाइज हो जाए, तो दिस इज करेक्ट। जो ए ऑप्शन है हमारे पास में ए ऑप्शन तो हम लोग बोल देंगे दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस,
तो लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, तो हमने यहां से देख रखा, यहां पर यही चीज बोला गया है। तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है, तो अगर हमने लोअर करंट रखा, करंट अगर हमने कम रखा, तो आई स्क्वायर आर लॉस मेरा मिनिमाइज होगा। ये बात तो सही है, यही चीज हमने अभी यहां देखा है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन्स कैन बी मेड थिनर, पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन्स कैन बी मेड थिनर। देखो, अगर मैं थिन ट्रांसमिशन लाइन बना दूं, वायर अगर हमने इस तरह से थिन केबल से या वायरस यूज किया, तो यहां पे क्या होगा, आर हमें पता है रो एल बाई ए, है ना, आर इज रो एल बाई ए। थिन यूज किया, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या किया, कम किया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो आई स्क्वायर आर लॉस तो बढ़ गया ना, ये बढ़ गया। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल ना, दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो हमें तो आई स्क्वायर आर लॉस को कम करना था, हमने थिन कर दिया ट्रांसमिशन लाइन को, तो आई स्क्वायर आर लॉस तो बढ़ा दिया हमने, तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो सी इज नॉट करेक्ट। अब डी पार्ट की अगर हम लोग बात करें, इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हाँ, ये बात सही है, जो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो देखो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन जो रिसीविंग एंड में हम लोगों को उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम लोग उसको बेसिकली, जो घर में हम लोग देखते हैं ना, 220 वोल्ट, हम लोग 220 वोल्ट में जो पावर रिसीव कर पाते हैं, तो वो किसकी वजह से, वो इसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से। तो हाई वोल्टेज में हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया और हम लोग उसको स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज में हम लोग, जब जहां पे यूज होना है वहां पे लो वोल्टेज में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फॉर एन एलसीआर सर्किट द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स टू द ड्रिवन ऑसिलेटर। तो देखो ये क्या है, सोर्स और ऑसिलेटर क्या है, देखो तो हमारे पास में एक ऑसिलेटर हम लोग किसको बोलेंगे, आरएलसी ऑसिलेटर बोलेंगे। तो आरएलसी सपोज हमने सीरीज में इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, आर एल और सी, इस तरह का जो ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज बेसिकली माई ऑसिलेटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर, दिस इज माई ऑसिलेटर, ओके। और ड्राइविंग सोर्स क्या है, मेरे पास में जो एसी सोर्स है, दैट इज माय ड्राइविंग सोर्स। तो टर्म्स यहां पर थोड़े समझ में आने चाहिए, दिस इज माय एसी सोर्स इसको बोल दो, और यही ड्राइव कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग ड्राइविंग सोर्स भी बोल देते हैं, ड्राइविंग सोर्स, एसी सोर्स बोल दो या ड्राइविंग सोर्स है ना। और ऑसिलेटर क्या है मेरे पास में, आरएलसी का, जो इस तरह से जो आरएलसी का जो कॉम्बिनेशन है। तो फॉर एन एलसीआर सर्किट, अब जिसको समझने की कोशिश करो, फॉर एन एलसीआर सर्किट द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स टू द ड्रिवन ऑसिलेटर, ड्राइविंग सोर्स एसी सोर्स से ड्रिवन ऑसिलेटर में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज गिवन बाय पावर दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाई। अब बोलोगे ये कहां से फॉर्मूला आ गया, तो मैंने अभी तक जो पावर बताया वो क्या हम लोगों ने क्या देखा था, वी आई कॉस फाई देखा था, वही चीज तो है ये यही चीज तो है। देखो यहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पे v को हमने लिखा आई इंटू जेड, लिख सकते हैं ना, आई इंटू जेड, और एक आई यहां पर पड़ा हुआ है, तो आई स्क्वायर जेड कॉस फाई हो गया, वही चीज तो इधर उधर घुमा घुमा के लिख रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज द पावर। अब एक एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या करेक्ट है। हियर पावर फैक्टर कॉस फाई इज ग्रेटर देन 0, पावर इज ग्रेटर देन 0। तो हाँ बिल्कुल सही, इसमें अगर हम लोग पुट कर दें, कॉस फाई अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस फाई में पावर, इसको अगर हम लोग पुट कर दो कॉस फाई में, इफ कॉस फाई इज पॉजिटिव पावर इज पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट बी पार्ट में बोला गया है द ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो एसी सोर्स है, कैन गिव नो एनर्जी टू ऑसिलेटर इन सम केसेस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर मेरे पास में बी पार्ट में बोल रहा हूं इफ आर इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास एल एंड सी इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो बचेगा, है ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर, जो अगर मेरे पास में ऑसिलेटर में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर अगर बचते हैं, तो उसमें जो पावर है एसी सोर्स से, जो नेट एवरेज पावर है, पी एवरेज, जो एवरेज पावर या जो पावर हम लोग बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 अगर सिर्फ एल और सी है। तो क्योंकि जो भी पावर देता है, जो एसी सोर्स पावर देता है, वो इफेक्टिवली जो पावर, एवरेज पावर जो देता है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस को देता है। बाकी एलसी में सिर्फ पावर ऑसिलेट होते हैं, पावर वो कभी भी पावर डेसिपेट नहीं करता है। जो इंडक्टर है और कैपेसिटर कभी भी पावर डेसिपेट नहीं करता, ये बेसिक सी बात है ना। तो पावर एवरेज अगर मेरे पास में ऐसा हो कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो पावर एवरेज 0, तो पावर डेसिपेशन इज 0। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो मैं यहां पर इसको टिक करता जाता हूं, ए हमने देखा कि करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी पार्ट की अगर हम लोग बात करें, ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट साइफन आउट। तब साइफन आउट का मतलब यहां पर इसने बता रखा है, साइफन आउट मतलब यहां पर ये बोल रहा है पावर लेस देन 0 द एनर्जी आउट ऑफ ऑसिलेटर। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ऑसिलेटर से कभी भी जो एसी सोर्स है वो एनर्जी ले नहीं सकता है, एनर्जी खींच नहीं सकता है,
एनर्जी अगर ये एसी सोर्स से, एसी सोर्स मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑसिलेटर एनर्जी देगा एसी सोर्स को, है ना, तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली पावर नेगेटिव नहीं होगा। एसी सोर्स कैसे दे सकता है? देखो एसी सोर्स में क्या है, RLC, सॉरी ऑसिलेटर में क्या है, RLC। तो ऑसिलेटर कभी भी एसी सोर्स को पावर देगा नहीं, क्योंकि LC में जो एवरेज पावर है दैट इज 0, तो LC को तो हटा ही दो। अब बचा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट ही करेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी ना पावर दे देगा एसी सोर्स को। यहाँ पे एवरेज पावर की बात हो रही है, कभी भी कुछ नहीं बताया गया है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर नहीं लेंगे, एवरेज पावर लेंगे। एवरेज पावर तो नेट पावर तो डिसिपेट ही होगी ना ऑसिलेटर में, नेट पावर तो डिसिपेट ही होगी ऑसिलेटर में, तो P लेस देन 0 ये चीज पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो वही चीज ये बोल रहा है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, यही चीज सी ऑप्शन में ये बता रहा है, तो दिस इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ये चीज पॉसिबल नहीं है, P लेस देन 0। डी पार्ट में बोल रहा है द ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, द ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ ऑसिलेटर, तो ये तो एनर्जी ले नहीं सकता है ना, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो भी एसी सोर्स है वो एनर्जी ऑसिलेटर से ले नहीं सकता, वो हमने अभी डिस्कस किया। कैन टेक अवे, यहां पर कैन टेक अवे बोल रहा है ना, तो इसका उल्टा हो गया, सी का उल्टा हो गया ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। जो एसी सोर्स है वो एनर्जी ले नहीं सकता है, एवरेज की बात की जाए तो वो एनर्जी देगा ही देगा बस, वो डिसिपेट होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज A, B एंड C आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर C। तो एक कैपेसिटर C है मेरे पास में इस तरह से, और इसमें हमने अप्लाई किया एसी वोल्टेज V दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इस तरह से हमने अप्लाई किया, है ना, ये कैपेसिटर C है। ए पार्ट में बोला गया है मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स इज 220 वोल्ट, तो ये गलत है। देखो ध्यान से देखो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, V मैक्स दैट इज जो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज पीक वोल्टेज की बात करें ना, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो 220 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज RMS, कभी भी कुछ भी मेंशन ना किया हुआ एसी में, दैट इज RMS क्वांटिटी, तो पीक वोल्टेज विल बी 220 इंटू √2। ठीक है, यहां पर बोला गया है 220, तो दैट इज इनकरेक्ट, तो ए इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ ये चीज तो करेक्ट है, यहां से इसको हम लोग यहां से बोल सकते हैं ए, यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है ऑप्शन, है ना। बी ऑप्शन में देखो द करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, नहीं, जो यहाँ पर जो करंट है, ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, करंट एंड वोल्टेज में हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है दैट इज π/2, तो इन फेज तो नहीं हुआ ना, आउट ऑफ फेज है, π/2 का फेज एंगल, फेज डिफरेंस है अप्लाइड वोल्टेज और करंट में, क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो इन दोनों के बीच का जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज को π/2 से, तो बी इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देखो द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, Q इक्वल्स टू CB, जो चार्ज इन द प्लेट है, तो दैट इज देखो Q विल बी इन फेज विद द वोल्टेज, तो यही चीज बोल रहा है द चार्ज ऑन द प्लेट, क्योंकि C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, Q और V, तो Q और V दोनों फेज में होंगे, यहां से हमें दिख रहा है Q इक्वल्स टू CB से, द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो दिस इज करेक्ट, C इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन बोला गया पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर इज 0, तो हमें पता है कि पावर तो कैपेसिटर जो है उसमें जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल टू 0, पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर सब 0 होता है, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन इज 0, जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस ही केवल पावर डिसिपेशन होता है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आज का जो आखिरी सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट, जो हम लोग देखते हैं ना पोल से जो पावर हम लोग लेके आते हैं, जो तार हम लोग लेके आते हैं, पोल्स, बहुत जगह पोल्स देखा, आजकल तो अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो घरों में हमारे जो लाइन आए हुए रहता है, जो पावर लाइन आता है, इलेक्ट्रिकल की जो लाइन्स आती है, इलेक्ट्रिकल पावर जो आती है, उसके बारे में पूछा गया है कि ए पार्ट में बोला गया देखो इसमें 0 एवरेज करंट, तो करंट बोला गया कि एवरेज करंट इज 0, तो क्या ये सही है? तो हाँ, क्योंकि जो करंट होता है ना, जो करंट और वोल्टेज है वो इस तरह का साइनोसॉइडल नेचर का होता है, साइनोसॉइडल इस तरह का नेचर होता है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज हमें पता है कि इसका जो एवरेज वैल्यू है करंट की और वोल्टेज की दैट इज इक्वल टू 0, तो ए पार्ट तो इसका सही है कि 0 एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज इज 0, एवरेज करंट इज 0, क्योंकि एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो ए इज करेक्ट यहाँ पे। बी पार्ट में बोला गया 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज, तो वी एवरेज वो बोल रहा है दैट इज 220, ऐसा सही है क्या? नहीं, ये ऐसा सही नहीं है, ये करेक्ट है, ऐसा सही नहीं है क्योंकि इसका जो वी एवरेज भी साइनोसॉइडल होता है और वी एवरेज वोल्टेज इज 0 ना। सी पार्ट में बोला गया है वोल्टेज
RMS voltage is 220 volt. RMS voltage, average voltage and average current is 0. सी पार्ट में बोला गया वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। तो बोलता है वोल्टेज एंड करंट में जो आई एंड वी इनके बीच का जो फेज एंगल फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा तो बहुत आइडियल कंडीशन, मतलब ऐसा हमारा बोल रहा है कि घर का जो लोड है, जो हमारे लाइंस जो आई है, मतलब घर का लोड है पूरी प्योरली कैपेसिटिव है या प्योरली इंडक्टिव, तो नहीं प्योरली ये कब होगा कि पूरे मतलब जो लाइन आया है, मान लो हमारे सप्लाई जो आया है और यहाँ पे हमने जो घर में जो लोड कनेक्ट किया हुआ है, ये सपोज एसी वोल्टेज हमारे घर में आया हुआ है ना, और यहाँ पर हमने एक हमारा जो लोड है वो पूरी तरह से घर का लोड जो है वो पूरी तरह से या तो इंडक्टिव हो जाए या पूरी तरह से कैपेसिटिव हो जाए, ये पूरी तरह से इंडक्टिव हो जाए या पूरी तरह से कैपेसिटिव हो जाए, इंडक्टिव कैपेसिटिव का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो तब जाके ये फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। हमारे घर में जो चीजें होती है उसमें बहुत सारे जैसे बल्ब ले लो तो उसमें वो रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव उसमें पावर डेसिपेट हो रहा है, बहुत जो भी चीज हम लोग बहुत सारी चीज यूज करते हैं इसमें पावर डेसिपेशन होता है, तो वो उसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट होता ही होता है। कोई भी चीज, कोई भी प्रैक्टिकल कॉइल भी देखो या कुछ भी देखो तो उसमें अगर इंडक्टर है ना तब भी उसमें कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो प्योर फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री या प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव कोई भी लोड नहीं हो सकता है। तो सी इज नॉट करेक्ट, है ना। फेज कुछ मेरे पास में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ फेज हो सकता है जो भी लोड है। तो यहां से डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में वही चीज बोला गया कि वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग द फेज सच दैट फाई इज लेस देन पाई बाय 2। तो फाई की जो वैल्यू है वो कुछ होगी दैट इज लेस देन पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 तक के बीच की कुछ वैल्यू हो सकती है फाई की, है ना। तो दैट इज करेक्ट। तो वो लोड हो सकता है जिसमें एल और आर का कुछ कॉम्बिनेशन हो। तो जो इंपेडेंस डायग्राम होता है ना, इंपेडेंस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये मेरे पास में कुछ उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी और कुछ एक्सएल एक्सी कुछ उसकी वैल्यू होगी, एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पर हम लोग एक्सी माइनस एक्सएल लिखते हैं, एक्सी माइनस एक्सएल लिखा, कुछ फाई की वैल्यू होगी जो कि वेरी करेगी। तो वो तभी फाई की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ वैल्यू होगी, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आर 0 हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लोड ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डी हमारे पास में यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है और एक ऑप्शन करेक्ट आया था दैट इज ए, बाकी बी और सी गलत है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जो एसी से रिलेटेड हमने 15 बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। और अगर कुछ भी इसमें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके वहां से डायरेक्ट इसमें जो भी डाउट आता है वो क्लियर कर सकते हो। तो होप आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का इसी तरह से हम लोग पूरा 15 क्वेश्चन का हम लोग बढ़िया एनालिसिस लेके आएंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, है ना। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे टिक करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमको सीखना है, हमारा वो एम नहीं है। हमारा एम है कि हमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उससे हम लोग एक एक क्वेश्चन, हमारे पास जो एक एक क्वेश्चन है इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि उससे हम लोग यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट है कि 10 क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। मतलब ये 15 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये 150 क्वेश्चन के बराबर होंगे, ठीक है। तो चलो होप आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।